3 महीने से बंद पड़े डिज्नीलैंड को खोल दिया गया। हालांकि डिज्नीलैंड में आने वाली भीड़ पर काबू रखने के लिए पहले से बुकिंग कराने का नियम बनाया गया है। मगर तब भी डिज्नीलैंड खुलने की खबर से लोगों में इतना उत्साह था कि सुबह 8 बजे से ही वहां रौनक लगनी शुरू हो गई। और जब 25 जनवरी से बंद डिज्नीलैंड दोबारा खुला तो एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम हुआ। गाजे बाजे के साथ मिकी माउस और डोनाल्ड डक बने कलाकार कुछ दूसरे कार्टून किरदारों के साथ थीम पार्क में पहुंचे और पर्यटकों का मनोरंजन करते नजर आए। हालांकि जिस डिज्नीलैंड में रोजाना हजारों लोग घूमने जाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियमों की वजह से वहां लोगों की तादाद बेहद कम नजर आई। बताया गया कि 80,000 पर्यटकों की क्षमता वाले डिज्नीलैंड में सिर्फ 1/3 लोगों के ही आने की इजाजत दी गई है। साथ ही सभी पर्यटकों का मास्क पहनना भी जरूरी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे और तेलंगाना सरकार के मंत्री के.टी. रामाराव पर अपनी ही नहीं लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं। मंत्री के.टी. रामाराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि राज्य में सिरसिल्ला में एक टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत करने के गए के.टी. रामाराव की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें सर्दी जुकाम के लक्षण थे। फिर भी वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री के.टी. रामाराव छींक रहे थे और लोग उनके काफी करीब खड़े थे। इस दौरान वो मास्क भी हटाते दिखे। इतना ही नहीं, इस मौके पर कलेक्टर और टेक्सटाइल सचिव शैलजा रमैया भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री के 300 से ज्यादा लोगों से मुलाकात करने का दावा किया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना के खतरे के बीच जब मंत्री के.टी. रामाराव की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो कार्यक्रम में शामिल क्यों हुए। आज दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों में अब तक करीब 54,000 लोगों को टिकट मिल चुका है और ये सभी टिकट ऑनलाइन बुक किए गए हैं। रेलवे ने एक दिन पहले ही साफ कर दिया कि आज से शुरू होने वाली जो ट्रेन है उनमें यात्रियों को पहले की तरह चादर, तौलिया, खाना और पानी नहीं दिया जाएगा। फिलहाल यात्रियों को डिब्बा बंद भोजन और सैनिटाइजर दिया जाएगा। रेलवे ने यात्रा के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए, जिनके तहत किसी भी यात्री को ट्रेन चलने से करीब 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। वहां पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और कोरोना के लक्षण ना पाए जाने पर ही रेल में यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों में प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम और डॉक्टरों के क्लिनिक खोलने के आदेश जारी कर दिए। गृह सचिव ने इस बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी, जिसमें निर्देश दिया गया कि प्राइवेट डॉक्टरों के क्लिनिक और नर्सिंग होम खोलने में आने वाली सभी दिक्कतों को तुरंत दूर किया जाए, ताकि कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों पर सामान्य मरीजों और रूटीन चेकअप के लिए आने वाले लोगों की भीड़ कम हो और लोग अपने घर के पास के नर्सिंग होम या क्लिनिक में जाकर सामान्य बीमारियों का इलाज करा सकें। साथ ही एक दूसरी चिट्ठी में आदेश दिया गया कि सड़कों पर पैदल या रेल ट्रैक पर चलने वाले मजदूरों को रोककर उन्हें शेल्टर होम भेजा जाए और वहां से उनके राज्यों तक पहुंचाने की उनको व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के उत्साह और साथ की बदौलत देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतेगा। उन्होंने राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर भी विचार करने का भरोसा दिया। साथ ही ये भी कहा कि जो मुख्यमंत्री अपनी पूरी बात नहीं रख पाए हों वो सुझाव 15 मई तक भेज सकते हैं। 5 घंटे से भी ज्यादा चली बैठक में प्रधानमंत्री ने 17 मई तक जारी लॉकडाउन के बाद की व्यवस्था पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। पीएम ने कहा कि कोरोना के बाद एक नई जीवन शैली विकसित होगी और जीने का नया मंत्र जन से लेकर जग तक होगा, यानी व्यक्ति से लेकर संपूर्ण मानवता तक। साथ ही उन्होंने गांवों को कोरोना मुक्त रखने के लिए सभी से प्रयास करने की अपील की। इस बैठक में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और पंजाब समेत कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को 17 मई के बाद भी बढ़ाने का सुझाव दिया, जबकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि रेल सेवा को अभी शुरू नहीं करना चाहिए था। नीतीश कुमार ने भी पीएम से लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की है। पश्चिम बंगाल की एक लैब ने सिर्फ 500 रुपए में कोरोना की जांच करने वाली टेस्ट किट बनाने का दावा किया। अभी प्राइवेट लैब में कोरोना का टेस्ट कराने पर करीब 4,500 रुपए तक खर्च आता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की जीसीसी बायोटेक नाम की कंपनी ने अपनी बनाई कोरोना टेस्ट किट को बेहद किफायती बताया। Last 2 months of R&D, we made this kit, and this is totally indigenous kit. We make it in only 500 rupees per test per human beings. जिसका उत्पादन भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया। कंपनी ने इस टेस्ट किट को ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से मंजूरी मिलने का दावा भी किया। Already made 1 crore reaction. We have a stock of 40 lakh reaction in our freeze,
If need by any government or any international authority, we can increase our quantity at least 2 to 3 times. छत्तीसगढ़ में अफवाह फैल गई है कि किराने की दुकानों पर नमक खत्म होने वाला है, जिसके बाद राज्य में हड़कंप मच गया। कई जिलों में नमक खरीदने के लिए लोग किराने की दुकान पर जुटने लगे। दुर्ग जिले की भिलाई में तो सुबह 10 बजे ही कई दुकानों पर नमक खत्म होने की खबरें सामने आई और नमक खरीदने के लिए लोग सुबह से ही किराने की दुकानों पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। ये खबर जिले के बड़े अधिकारियों को मिली तो उन्होंने इसकी जांच कराई। प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि किराने की दुकानों पर नमक की कोई किल्लत नहीं है और ये जो खबर है वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। एक आदमी ने कहा यार नमक नहीं है, कहीं पर हो सकता है कि शायद किसी दुकान में नमक ना मिला हो, तो इस तरह की अवधारणा बन गई कि नमक की शॉर्टेज हो गई है। नमक की किल्लत नहीं है, असामाजिक तत्वों द्वारा गलत खबर फैलाई गई कि नमक की शॉर्टेज हो रही है, नमक बाजार में नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की तरह राजनांदगांव में भी किराने की दुकानों पर नमक की किल्लत होने की अफवाह फैल गई। इस खबर के बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई, कई दुकानों को सील कर दिया गया। कहा जा रहा है कि कई इलाकों में 20 रुपए की जो नमक की थैली मिला करती थी वो 100 से 150 रुपए में अब बेची गई है। हालांकि जिले के बड़े अधिकारियों ने ये बताया कि जिले में नमक की किल्लत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हमने पता लगाया तो मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में जो नमक है, और अफवाह के चक्कर में क्या है बहुत अधिक मात्रा में लोग खरीद रहे हैं। इसलिए लोगों से अपील है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीदें। देश में कोरोना मरीजों की गिनती 67,000 के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 67,152 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिनमें करीब 21,000 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 2,200 के पार पहुंच चुकी है। अभी देश में 44,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। कोरोना मरीजों के मामले में पहला नंबर अब भी महाराष्ट्र का है, जहां 22,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और 832 लोगों की जान जा चुकी है। मतलब ये कि देश भर में कोरोना के जितने मरीज हैं उनमें 1/3 अकेले महाराष्ट्र से हैं। दूसरा नंबर गुजरात का है, जहां कोरोना के करीब 8,200 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 493 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना के मरीजों की गिनती तेजी से बढ़कर 7,200 के पार पहुंच चुकी है और अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली अब इस लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गई है, जहां कोरोना मरीजों की गिनती करीब 7,000 के पास पहुंच चुकी है और कोरोना के कारण 73 लोगों की मौत हो चुकी है। 5वें पायदान पर राजस्थान है, जहां कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 3,800 के पार पहुंच चुका है और अब तक 107 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश 3,600 से ज्यादा मरीजों के साथ छठे नंबर पर है। राज्य में अब तक इस महामारी से 215 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने का एक वीडियो सामने आया। वहां लोग बाजार में घूमते नजर आए। बाजार का नजारा किसी आम दिन की तरह दिखा और तो और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। वो एक दूसरे से जरूरी फासला रखने में नाकाम दिख रहे थे और सड़क पर काफी ट्रैफिक भी दिख रहा था। कोरोना संकट के बीच बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दूसरे विश्व युद्ध में मिली जीत का जश्न मनाया गया। बेलारूस में कोरोना की वजह से अब तक 135 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 24,000 लोग इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इसके बावजूद वहां पर दूसरे विश्व युद्ध में मिली जीत का जश्न हर बार की ही तरह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हुई परेड को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। बैंड की धुन पर कदमताल करते हुए 3,000 सैनिक मंच पर खड़े राष्ट्रपति को सलामी देते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। आसमान से भी विमानों ने राष्ट्रपति के मंच के ऊपर से उड़ते हुए उन्हें सलामी दी और हवा में रंग बिखेरते हुए आगे बढ़ गए। इस बीच वहां पहुंचे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर परेड को देखते नजर आए। वहां मौजूद कोई भी आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिखाई दिया। कई लोग तो बिना मास्क के भी नजर आए, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे। खुद राष्ट्रपति और उनके आसपास खड़े लोग भी सावधानियों की अनदेखी करते दिखाई दिए और किसी के मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने नजर नहीं आए। पाकिस्तान के कराची में लॉकडाउन छूट मिलते ही लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। पाकिस्तान में 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और हालात लगातार खराब हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया गया। कराची में भी छूट मिलते ही लोगों ने दुकानें खोलनी शुरू कर दी। बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई। कई सड़कों पर तो ट्रैफिक जैम जैसे हालात हो गए। बाहर निकले लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भी ताक पर रख दिया। हालांकि पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में लॉकडाउन पहले ही बेअसर साबित हो रहा था। इसके बाद इसे खत्म करने का फैसला किया गया।
हालांकि वहां कुछ पाबंदियां अभी भी लागू हो रहेंगी। मुंबई के पास भिवंडी में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोगों की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब आग ने थोड़ी ही देर में आसपास के कई गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद कबाड़ के कई गोदाम एक साथ जलने लगे। तेज हवाओं की वजह से कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही आसमान में ऊपर उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के पूरे इलाके में फैलता नजर आया। देखने से ऐसा लगा मानो पूरा आसमान ही काला पड़ गया हो। कबाड़ के गोदामों में आग लगने की सूचना फौरन फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। इस दौरान फायर ब्रिगेड के लोग पानी की बौछार कर आग बुझाते दिखाई दिए, लेकिन आग को बुझा पाना आसान नहीं लग रहा था। हालांकि 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक गोदामों में रखा लाखों का कबाड़ जलकर राख हो गया। पीएम के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार किसी से भी कुछ पूछ नहीं रही है और सीधे दिशा निर्देश जारी कर रही है। उन्होंने गृह मंत्री पर हमला बोला और अमित शाह पर कहकर कहा कि वो फोन कर सकते थे, लेकिन वो सीधे चिट्ठी लिखते दिखे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि छोटे राज्य कोरोना से निपट सकते हैं, लेकिन बड़े राज्यों की ज्यादा चुनौतियां हैं। ममता बनर्जी की इस बात पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने पलटवार किया। विप्लव देव ने कहा कि 2014 के बाद छोटे और बड़े राज्यों के भेद की चर्चा खत्म हो गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उसे फिर से उठा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी राज्य को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी ने अपने जवानों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए। इन दिशा निर्देशों के तहत जवानों को मास्क और हाथों को साफ रखने के लिए सैनिटाइजर दिया जाएगा। इसके अलावा जहां उनकी तैनाती होगी उस जगह को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। सभी जवानों को ड्यूटी से लौटने के बाद अपना सारा सामान डिसइंफेक्ट करना होगा। सभी फोर्स में स्पेशल कोविड-19 सेल बनाया जाएगा। ये सेल जवानों की निगरानी करेगा। देश भर में अब तक 5 अर्धसैनिक बल के 750 से ज्यादा जवानों को कोरोना हो चुका है। इनमें सबसे ज्यादा 276 जवान बीएसएफ के और 236 जवान सीआरपीएफ के। केंद्रीय अर्धसैनिक बल आईटीबीपी के भी 155 जवानों को कोरोना हो चुका है। बचाव के लिए जो अलग अलग दिशा निर्देश बनाए गए हैं उसका नियमतः पालन किया जा रहा है। सभी कैंपसेस को डिसइंफेक्शन का कार्रवाई की जा रही है। जहां भी ऐसे केसेस मिले हैं उसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। लॉकडाउन के बीच आज से ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। दिल्ली से देश के कई हिस्सों में ट्रेन आज से रवाना होंगी, जिसकी खबर सुनकर कई मजदूर स्टेशन पर जुट गए। लोग दूसरे राज्यों से भी वहां पहुंचे और टिकट पाने की कोशिश में जुटे हैं। हम सबको बहुत बड़ा इमरजेंसी है, घर जाना है, मजबूरी है घर जाने के लिए। काम धंधा बंद है, खाने का रुपया नहीं है जेब में। हम घर जाने के लिए अपना 2 दिन खाना भी नहीं खाए, पैसा रखे 2000 टिकट कटा लेंगे, अपना घर जाएंगे। यहाँ पर नहीं रोटी मिल रहा है, नहीं और कुछ मिल रहा है, नहीं ऑनलाइन में टिकट दे रहा है। कैसे जाएंगे, कैसे समस्या हम लोग का? नहीं टिकट दे रहा है, नहीं ऑनलाइन हो रहा है, कैसे जाएंगे हम लोग? मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में एक पुलिस वाले का चलती गाड़ियों पर खड़े होकर स्टंट करने का एक वीडियो वायरल हो गया। स्टंट करने वाले सब इंस्पेक्टर मनोज यादव ने खुद माना कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये वीडियो उन्हीं का है और उन्होंने इस वीडियो को 3 महीने पहले बनाया था। दावा किया कि ये स्टंट उन्होंने इंदौर में किया। वायरल वीडियो में सब इंस्पेक्टर मनोज यादव फिल्म सिंघम के गाने पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इटली में लॉकडाउन में ढील देने के बाद काइट सर्फर एक बार फिर समंदर में उतरने लगे। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद इटली में कुछ पाबंदियां हटा ली गई, जिसके बाद लोग काइट सर्फिंग जैसे खेलों के लिए निकल पड़े। राजधानी रोम के करीब लदिस्पोली में कई लोग समंदर किनारे लहरों की सवारी करते नजर आए। काफी वक्त से शांत पड़े समंदर तट पर चहल पहल भी दिखी, जहां कई लोग लहरों में मस्ती करते नजर आए। मौका मिलते ही कुछ लोग तो गहरे समंदर में पहुंच गए। लहरों की सवारी कर रहा एक आदमी तो खतरनाक स्टंट करता नजर आया। इनके चेहरों पर लंबे वक्त बाद बाहर निकलने की खुशी भी साफ नजर आई। इटली में कोरोना की वजह से 30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि हालात में थोड़ा सुधार आने के बाद वहां लॉकडाउन में कई तरह की रियायतें दे दी गई। पंजाब के अमृतसर में कोरोना पॉजिटिव एक आदमी अस्पताल से फरार हो गया। इस आदमी को पुलिस ने कुछ दिन पहले चोरी के आरोप में पकड़ा था और अदालत के आदेश पर जेल भेजा गया। जेल में उसका कोरोना टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसमें कोरोना के लक्षण हैं। इसके बाद 2 जजों समेत 27 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया था।
इलाज के लिए आरोपी को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान 5वीं बार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन से जुड़े कुछ अहम सुझाव दिए और तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने अभी रेल सेवा शुरू नहीं करने की गुजारिश की, जबकि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की सरकार वाले मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से आर्थिक मदद मांगी और मांग की कि मनरेगा के तहत 200 दिन की मजदूरी दी जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक मामलों से जुड़े फैसले लेने का अधिकार राज्य सरकारों को देने की मांग की, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन इसके लिए विशेष रणनीति बनाई जाए और राज्यों को आर्थिक शक्तियां दी जाएं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जून और जुलाई में कोरोना का प्रकोप बढ़ने की आशंका जताई और लॉकडाउन से जुड़ा हर कदम फूंक फूंक कर रखने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के बागपत में यमुना में नहाने गए 2 मजदूरों की पानी में डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि वहां काम करने वाले 6 मजदूर नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यमुना में पानी का बहाव तेज होने की वजह से सभी लोग पानी में बहने लगे। मजदूरों की चीख पुकार सुनकर आसपास के जो लोग थे वो वहां पहुंचे। 4 मजदूरों को तो बचा लिया गया, लेकिन उनके 2 साथी तेज धार में बह गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और गोताखोरों की मदद से लापता मजदूरों की तलाश में जुट गई। इस दौरान एक मजदूर का शव बरामद किया गया है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कई राज्यों में अब भी लोग बिना मास्क के न सिर्फ बाहर निकल रहे हैं, कोरोना के खतरे को भी बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं में तो सरकारी आदेशों और यहां तक कि मुख्यमंत्री की अपील का भी लोगों पर असर नहीं दिखा। वो भी तब जब सरकार बोल बोल कर थक चुकी है कि मास्क लगाना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि लोगों को मास्क लगाने के बारे में पता ना हो, ये पता ना हो कि मास्क कितना जरूरी है। सारी जानकारी है, लेकिन जानकारी होने के बावजूद लोग मास्क पहनने के नियम को ठेंगा दिखा रहे हैं। कुमाऊं में तो ऐसा ही दिखा। एक तो लोग बिना मास्क के बाहर घूमते दिखे और जब उनसे पूछा गया कि उनका मास्क कहाँ है तो ऐसे बहाने बनाने लगे कि किसी का भी सिर चकरा जाए। अभी मास्क धोने डाला था ना, तो ला नहीं पाया। अभी मास्क कहाँ है? मास्क भाई साहब लाना बोला। मास्क तो नहीं है सर। नहीं है, बिना मास्क के निकल गए मार्केट में। किसी का मास्क उसकी जेब में था तो किसी ने सिर्फ दिखाने के लिए पहन रखा था। कुछ लोग तो ऐसे भी दिखे जिन्होंने सिर्फ हमारे सवालों के डर से मास्क लगा लिया। मास्क नीचे करके क्यों चल रहे थे आप? नहीं, वो थोड़ा मुंह में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। ये तो मास्क आपने पहन रखा है जी, गले के लिए है या मुंह के लिए है? किसके लिए? के लिए है सर, कुछ बात करने जा रहे थे। हमने जितने लोगों से बात की, मास्क न लगाने के उतने ही बहाने हमें मिले। ऐसा लगा जैसे मास्क न पहनने के बहाने लोगों ने पहले से तैयार कर रखे हों। सरकार लगातार कह रही है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं। ये बुजुर्ग शख्स हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? थोड़ा इधर तो हमें बता तो दीजिए, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? भूल गए। मुंबई पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करने के आरोप में 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ये सभी लोग मुंबई के डोंगरी इलाके में एक जनाजे में शामिल हुए थे और आरोप है कि बीच सड़क पर जनाजे की नमाज अदा करते वक्त उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई। इस मामले में पुलिस ने 100 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। लगातार बढ़ते मुकदमों की संख्या कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई शुरुआत की है। जानकारी के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज बेंच यानी सिर्फ एक जज भी सुनवाई कर सके। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में 2 या 3 जजों की बेंच ही किसी मामले की सुनवाई करती है, लेकिन लगातार बढ़ते मुकदमों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल जज की बेंच में भी सुनवाई का फैसला किया। बताया गया कि सिंगल जज जमानत और मुकदमों को ट्रांसफर करने से जुड़े मामलों की ही सुनवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर में सड़क पर 500 रुपए के नोट बिखरे देखकर लोग हैरान रह गए। ये नोट एक वहां भीड़भाड़ वाली सड़क पर नजर आए, लेकिन कोरोना के डर से किसी की भी इन नोटों को उठाने की हिम्मत नहीं हुई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वाले वहां पर पहुंचे। उन्होंने पीपीई किट पहन रखी थी और पूरी सावधानी के साथ उन्होंने इन नोटों को उठाया। इनमें 500 और 200 के कई नोट थे। नोट इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने पहले अच्छे से इन्हें सैनिटाइज किया और फिर इसे जांच के लिए भेज दिया। चीन के जियांगसू में ट्रैफिक जैम से बचने के लिए रिमोट से चलने वाले बैरिकेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बैरिकेड एक मोबाइल ऐप के जरिए दूर से ही कंट्रोल किए जा सकते हैं, जिससे ट्रैफिक को संभालना आसान हो जाता है। इस स्मार्ट बैरिकेड का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ये अपने आप ही सड़क पर आगे पीछे खिसकता नजर आया। बताया गया कि भीड़ भाड़ होने पर ये बैरिकेड अपने आप लेन बदल लेते हैं।
जिससे सड़क की चौड़ाई को जरूरत के मुताबिक बदला जा सकता है। 130 मीटर लंबे इस बैरिकेड को वहां तैनात पुलिसकर्मी अपने फोन की मदद से आसानी से कंट्रोल कर सकता है। यही नहीं, वो जरूरत पड़ने पर किसी रास्ते को खोल या बंद कर सकता है। अभी इस स्मार्ट बैरिकेड का ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें कामयाब होने के बाद इसे दूसरी जगहों पर भी लगाया जाएगा। यूपी के देवरिया में गुजरात के सूरत से लौटे मजदूरों का प्रशासन की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। सूरत से पहुंची स्पेशल ट्रेन में करीब 1200 मजदूर देवरिया पहुंचे, जिन्हें एक एक बोगियों से उतरने के निर्देश दिए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इसके बाद कतार में दूरी बनाकर उन्हें प्लेटफॉर्म से बाहर लाया गया, लेकिन रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने से पहले सभी मजदूरों को खाने पीने का सामान दिया गया। खाने पीने का सामान देखकर कई मजदूरों के चेहरे खिल गए। इसके अलावा प्रशासन ने सभी मजदूरों को उनके गांव भेजने की व्यवस्था भी की। रेलवे स्टेशन के बाहर बसों को तैयार किया गया, सभी को उन बसों में बैठाकर उनके गांव भेजा गया। इसमें करीबन 1250 पैसेंजर्स हैं। सर्वप्रथम उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, उसमें जो लोग असिम्प्टोमेटिक होंगे, जिनके कोई भी लक्षण नहीं होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग कराएंगे। जिले वाइज यहाँ बसेज लगाई गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सारे लोगों को खाना की पैकेट और अन्य चीज़ें जो है हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। एक पैकेट किट भी दे रहे हैं हम लोग। गुजरात से आ रही हूँ सर, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ अपने वतन वापस आके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, घर वापसी हो गई मेरी, बहुत सुकून मिल रहा है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा अपने उत्तर प्रदेश में आके। सबसे पहली बात तो ये है, और मैं योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो गोरखपुर के हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम लोग का दुख सुख समझे और अपने वतन में वापसी के लिए हम लोग का योगदान दिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो गुटों के बीच हुई झड़प में जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया गया कि एक दिन पहले क्रिकेट मैच में हुए विवाद के बाद दोनों गुटों में झड़प हुई, जिसके बाद तनाव अगले दिन भी जारी रहा और एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट पर पथराव कर दिया। दोनों पक्षों के लोगों ने छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर पत्थर फेंके। कई घंटों तक हुई इस पत्थरबाजी के बाद पूरे इलाके में पत्थर और ईंट के टुकड़े नजर आए। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और घटना की जांच शुरू कर दी। कहाँ हैं और लोग, कहाँ हैं? तो गए थे। मेडिकल तुम्हारा भी करा दे, चलो ले जाओ, इनका भी मेडिकल करा दो। तनाव बढ़ता देख पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और पथराव करने वालों की तलाश तेज कर दी गई। जिन्हें भी चोटें आई हैं अभी सबसे पूछताछ की जाएगी और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि अभियोग पंजीकृत कराएं और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करें। गुजरात के सूरत में एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग ट्रक दवाएं और मेडिकल उपकरण लेकर जा रहा था और अचानक इसमें आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर ने तुरंत ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर दिया, जिसके बाद ट्रक आग की लपटों में घिर गया। ट्रक के आगे के हिस्से से ऊंची ऊंची लपटें और धुआं उठने लगा, जिसे देख वहां आसपास के लोग भी जमा हो गए। लोगों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया। इस हादसे में किसी के झुलसने की खबर नहीं है। समंदर में सैनिक अभ्यास के दौरान ईरान ने गलती से अपने ही जंगी जहाज पर मिसाइल दाग दी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान की खाड़ी में हो रहे एक सैनिक अभ्यास के दौरान ईरान के एक जंगी जहाज से दागी गई मिसाइल एक दूसरे जंगी जहाज पर जा गिरी। इस हादसे में दूसरे जंगी जहाज पर सवार 19 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 15 जवान घायल हो गए। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल के मुताबिक यह हादसा एक नई एंटी शिप मिसाइल के परीक्षण के दौरान हुआ। दावा किया गया कि हादसे का शिकार हुआ जहाज टारगेट के काफी करीब था और इसी वजह से वो मिसाइल की चपेट में आ गया। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान इन दिनों ओमान की खाड़ी में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और ये जंगी जहाज भी वहां इसीलिए तैनात किए गए। दिल्ली पुलिस ने 2 नामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर नजफगढ़ के एक टिकटॉक स्टार की हत्या का आरोप भी है। पकड़े गए बदमाश शार्प शूटर हैं और उनका नाम विकास और रोहित है। विकास पर 1,20,000 का इनाम और उसके साथी पर 25,000 का इनाम था। पुलिस को हत्या की कई घटनाओं में इन दोनों बदमाशों की तलाश थी। पुलिस जब इन बदमाशों को पकड़ने पहुंची तो अपने एनकाउंटर के डर से एक बदमाश ने एक वीडियो बनाकर पोस्ट भी कर दिया। मैं भी क्या बोलूं हूँ, न्यू दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया हूँ। मेट्रो सिटी प्लाजा, लोहगढ़, जीरकपुर, पंजाब मेरी गल रोहित भी है और यह भी है। ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई सहित कई शहरों के बस अड्डों पर अपने गांव जाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। ऐसा राज्य के परिवहन मंत्री के ऐलान के बाद हुआ। मंत्री अनिल प्रभ ने कहा था कि लॉकडाउन में फंसे महाराष्ट्र के लोग बसों से मुफ्त में अपने गांव के लिए पास के जिले भेजे जाएंगे। और इसी बयान का असर रहा कि मुंबई के परेल बस अड्डे पर सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। जैसे ही सोमवार से बस शुरू होने की
बात सामने आई उसके बाद यहाँ पर भीड़ लग गई। मैं इस समय परेल डिपो के बाहर हूँ। यहाँ पे तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई लोग बस अड्डे पर लगी स्क्रीन पर दी जा रही सूचनाओं की फोटो लेते दिखे। ये लोग भले ही मास्क में नजर आए, लेकिन इनमें गांव जाने के लिए ऐसा उतावलापन दिखा कि भीड़ ने कोरोना से बचने के एहतियाती कदमों की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। बस अड्डे पहुंचने वाले ज्यादातर लोग निराश दिखे, क्योंकि उन्हें अपने गांव जाने के लिए बसें नहीं मिली। माहौल अलग ही है, मैसेज अलग दिया जा रहा है, वो जीआर नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। सरकार ने घर जाने वालों को नजदीक के थाने में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा था, लेकिन इसके बगैर ही लोग बस अड्डों पर पहुंच गए, जिसका एक वीडियो बीजेपी नेता नितेश राणे ने भी ट्वीट किया। इस वीडियो में भीड़ के सामने एक कर्मचारी अपनी बेबसी जताता नजर आया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार के ऐलान ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,604 मरीज सामने आए हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी 80 के ऊपर हो गया है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2200 के आंकड़े पर पहुंच गई है और देश भर में अब तक 70,756 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि 22,455 लोग ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं और उसके बाद अपने घर की तरफ चल दिए हैं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, अगर हम पिछले 24 घंटों को देखें तो पहले तो हम 4,000 तक का आंकड़ा पार कर चुके थे, लेकिन अब ये आंकड़ा कम हुआ है। आंकड़ा कम हुआ है क्योंकि पिछले कई दिनों से ये देखने को मिला है कि 2,500 से ज्यादा हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और आज 3,604 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 87 लोगों की डेथ हुई है, जबकि 4200 से ज्यादा आंकड़ा ये बढ़ गए थे एक दिन पहले ही। क्योंकि सरकार का भी ये कहना है कि देखिए, जो ये ट्रेंड है वो कम से कम एक हफ्ते जब तक वॉच किया जाता है और जिस तरफ जाता है, यानी कि अगर मामले बढ़ रहे हैं तो मामले तब ये माना जाता है कि बढ़ रहे हैं। अचानक एक दिन में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मामले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो एक दिन पहले मामले 4200 से ज्यादा थे, आज 3600 है। इससे पहले 3900 थे जो मैक्सिमम मामले थे। तो फिलहाल ये देखने को मिला है कि 3,000 के आसपास हर रोज, हर 24 घंटे में नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में चोरी छिपे अपने गांव लौटने वाले लोगों की वजह से कोरोना का खतरा वहां बढ़ रहा है और इस दौरान उन्होंने राज्य में बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग किए जाने का भी दावा किया। जहाँ जहाँ ऐसे प्रकार के लोग छिपे रुस्तम गांव में गए, उन्होंने बताया नहीं, उससे कुछ बीमारी फैली है, इसमें कहीं दो मत नहीं। अगर हम ठीक से अगर उसकी जांच करके भेजेंगे और वहाँ भी जांच ठीक से हो जाए तब तो कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होगा। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोता में एक कंपनी ने गत्ते के ऐसे बिस्तर बनाए हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर ताबूत में भी बदला जा सकता है। इन सभी खास बिस्तरों को उन अस्पतालों में दिया जाएगा जहां पर कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसके बाद इन्हें बनाने का काम तेज कर दिया गया। जिस कंपनी में गत्ते के ये बेड बनाए जा रहे हैं, वहां के कर्मचारियों ने इनके इस्तेमाल का एक डेमो भी दिखाया। डेमो में गत्ते के बिस्तर पर एक आदमी को मरीज के तौर पर लिटाया गया और दिखाया गया कि जब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई तो किस तरह से बेड को ताबूत में बदल दिया गया और शव को उसमें डालकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। Fallece por X o Y razón, pues no logra sobrevivir, el cual esperamos que no sea el uso que se le da. कंपनी की ओर से दावा किया गया कि मरीज की मौत के बाद इन बेड के अंदर कोरोना वायरस 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है और एक बेड 150 किलो तक वजन सह सकता है। कंपनी के मालिक ने बताया कि अगर उन्हें मदद मिली तो वो एक महीने में ऐसे 3,000 बेड अस्पतालों के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने वहां के बड़े व्यापारियों से मदद करने की अपील भी की। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच हत्या की एक घटना सामने आई। पुलिस को दिल्ली के मुकरबा चौक के पास रेल की पटरियों पर एक आदमी का शव मिला। शुरुआती जांच में पता चला कि मारे गए आदमी की पहले बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को मुकरबा चौक के बस स्टैंड के पास खून के निशान भी नजर आए, जिससे ये शक गहरा गया है कि किसी और जगह हत्या करने के बाद उसे रेल की पटरियों पर फेंका गया होगा। पुलिस को मारे गए शख्स के पास से 2 मोबाइल भी मिले हैं और उन्हीं के आधार पर पुलिस अब जांच में जुटी है। कोरोना संकट के बीच देश में ट्रेन सेवा फिर से शुरू करने पर कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद दिखाई देने लगा। एक दिन पहले रेलवे की ओर से 12 मई से कुछ ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस फैसले की तारीफ और अपने ट्विटर पर लिखा कि सड़क परिवहन और हवाई सेवाओं को भी इसी तरीके से शुरू करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की ही एक युवा नेता राधिका खेड़ा ने चिदंबरम की बात का खुलेआम विरोध जताया और मौजूदा समय में ट्रेन सेवा शुरू करने के फैसले को गलत ठहरा दिया
और सरकार को सही समय का इंतजार करने की सलाह दी। हालांकि बाद में राधिका खेड़ा ने चिदम्बरम के बयान से असहमति जताने वाला अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने 1 साल के बच्चे का जन्मदिन मनाया। इसके लिए सिविल लाइंस थाने के इंचार्ज खुद कुछ जवानों के साथ केक लेकर बच्चे के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने बच्चे के घर वालों को केक दिया और फिर बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के जयपुर में मजदूरों को घरों से बाहर निकलने की छूट मिली तो उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मजदूरों ने सरकार पर राशन नहीं देने का आरोप लगाया और उन्होंने उनके गांव भेजने की मांग की। बताया गया कि विरोध प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर मजदूर पश्चिम बंगाल के हैं, जो राशन नहीं मिलने की वजह से परेशान होकर नाहरी का नाका इलाके में सड़कों पर निकल आए। देखते ही देखते सैकड़ों मजदूर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। कई मजदूर तो सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर चढ़कर प्रदर्शन करते दिखे। मजदूरों का शोर सुन आसपास के लोग इन्हें देखने छतों पर निकल आए। हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस पहुंच गई। बताया गया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सड़क पर ही बैठने को कहा। राजस्थान में अजमेर एक गांव में चारे के ढेर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि गांव के 3 किसानों ने एक खेत के किनारे अपने चारे के ढेर लगा रखे थे, लेकिन अचानक उनमें आग लग गई। आग की खबर फैलते ही गांव वाले वहां पहुंचे और बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। सूखे चारे में लगी आग काफी तेजी से भड़की, इसलिए लोगों को आग बुझाने की कोशिश नाकाफी दिखी। फिर एक मोटे पाइप की मदद से चारे के ढेर पर पानी डाला गया, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं आया। लोगों ने काफी देर तक आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। बताया गया कि इस घटना में किसानों का कई हजार रुपए का चारा जलकर राख हो गया। खबरें हैं कि पंजाब के मुख्य सचिव और कैबिनेट मंत्रियों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है, जिस पर अब विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल को हुई बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव और वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के बीच बहस हो गई थी। कहा जा रहा है कि बैठक में शामिल कई मंत्रियों ने भी मुख्य सचिव और दूसरे बड़े अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए थे। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से बाद में हुई बैठक से मुख्य सचिव को दूर रखा गया। ये दोनों बैठकें नई आबकारी नीति और शराब की कीमतें बढ़ाने के मुद्दे पर हुई। खबरें हैं कि कई मंत्रियों ने मुख्य सचिव और दूसरे बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों पर शराब कारोबारियों से सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, बताया जा रहा है कि कई मंत्रियों ने शराब की होम डिलीवरी करने की योजना का भी विरोध जताया है। पंजाब में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच तनातनी पर विपक्ष ने भी सीएम को घेरना शुरू कर दिया है। I want an explanation कि जेड़ा कल तक तुसी सुपरसीड कराया कईयां नूं और फिर चीफ सैकटरी चुनिया, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ कि सच कौन बोल रहा है। मदर्स डे के मौके पर बनाया गया कुछ महिलाओं का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों का स्पेशल ट्रेनों से गांव लौटने का सिलसिला तेज हो गया। इसी कड़ी में एक स्पेशल ट्रेन तेलंगाना से बिहार के भागलपुर स्टेशन पहुंची, जहां पहले से ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद अधिकारियों ने ट्रेन से पहुंचे इन मजदूरों का तालियां बजाकर स्वागत किया। ट्रेन से उतरने के बाद ये सभी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए स्टेशन से बाहर निकले, जहां इन सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, यानी इनके शरीर का तापमान मापा गया। इतना ही नहीं, स्टेशन के बाहर इन लोगों के सामान पर केमिकल का छिड़काव भी किया गया। तेलंगाना से 1250 प्रवासी कामगारों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो है भागलपुर स्टेशन पहुंची, जहां निबंधन और दूसरी अन्य प्रक्रिया के बाद जो है उन्हें उनके गंतव्य स्थानों की ओर लगातार भेजा जा रहा है। स्पेशल ट्रेन से लौटे इन मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए वहां पर पहले से ही बसों का इंतजाम किया गया था, जिन पर बैठकर इन मजदूरों को उनके गांव रवाना कर दिया गया। इसी तरह एक दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1200 से ज्यादा मजदूरों को लेकर पंजाब से मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंची, जहां इन लोगों की मेडिकल जांच के बाद उन्हें खाने के पैकेट और पानी की बोतलें दी गईं। इसके बाद इन सभी लोगों को बसों से उनके गांवों तक भेज दिया गया। दिल्ली के तिलक नगर में कोरोना से ठीक होने के बाद घर लौटे एक पुलिस कांस्टेबल का आसपास के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ये पुलिस कांस्टेबल 19 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुआ और इलाज के बाद पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस कांस्टेबल को फूलों की मालाएं पहनाई। लोगों ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा और कुछ दूरी से कांस्टेबल का सम्मान किया। लोगों ने तालियां बजाकर पुलिस कांस्टेबल के हौसले को भी बढ़ाया।
खबर है कि ट्रेन से बिहार में अपने गांव लौट रहे मजदूरों ने रेलवे की टिकट बुकिंग और खान-पान सेवा देखने वाली IRCT की तरफ से दिए गए खाने को रेलवे स्टेशन पर ही फेंक दिया। अमृतसर में फंसे तकरीबन 1200 मजदूर स्पेशल ट्रेन से बिहार के बरौनी जा रहे थे, जहां ट्रेन के छपरा जंक्शन पर पहुंचने पर IRCTC ने मजदूरों को खाने के डिब्बे दिए, लेकिन बताया गया कि खाना खाने के बजाय मजदूरों ने उसे स्टेशन पर ही फेंक दिया। प्लेटफॉर्म पर बिरयानी से भरे कई डिब्बे फेंके हुए नजर आए। रेलवे ट्रैक पर भी कई डिब्बे दिखे, जिन्हें उठाकर कचरे की गाड़ी में ले जाया गया। छपरा जंक्शन पर बरौनी जा रही श्रमिक एक्सप्रेस पहुंची तो IRCTC ने सभी लोगों को भोजन किया, लेकिन अधिकांश भोजन यहां फेंक दिए गए। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये फूड पैकेट्स है, ये पूरे कचरे की गाड़ी में भरे हुए हैं। रेलवे की तरफ से किसी भी अधिकारी ने मामले पर बयान नहीं दिया, लेकिन प्लेटफॉर्म पर फेंके गए खाने के डिब्बे साफ करते कर्मचारियों ने बताया कि ट्रेन से लौट रहे मजदूरों ने खराब खाना दिए जाने का आरोप लगाते हुए उसे फेंक दिया। सब पैसेंजर सब फेंका है सब। अच्छा, कहाँ फेंक दिया? सब खराब हो गया है, बोलता है कि खराब हो गया है। आज दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों में अब तक करीब 54,000 लोगों को टिकट मिल चुके हैं। ये सभी टिकट ऑनलाइन बुक किए गए हैं। रेलवे ने एक ही दिन पहले ये साफ किया कि आज से शुरू होने वाली ट्रेनों में यात्रियों को पहले की तरह चादर, तौलिया, खाना और पानी नहीं दिया जाएगा। फिलहाल यात्रियों को डिब्बा बंद भोजन और सैनिटाइजर दिया जाएगा। रेलवे ने यात्रा के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए, जिनके तहत किसी भी यात्री को ट्रेन चलने से करीब 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। वहां पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और कोरोना के लक्षण ना पाए जाने पर ही रेल में यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। देश के 15 शहरों के लिए दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों की खबर से ही देश भर में रेलवे स्टेशनों पर हलचल बढ़ गई। इसे लॉकडाउन के दौरान बंद हुए ट्रेनों के ऑपरेशन की शुरुआत का पहला चरण माना जा रहा है। इसीलिए रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई का काम शुरू हो गया। यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की भी तैयारी कर ली गई, खासतौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां से ट्रेनों की शुरुआत की जानी है। नई दिल्ली स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज किया गया है। केमिकल से हर एक जो बैठने की जगह बेंचेस की सफाई हुई है, प्लेटफॉर्म के फ्लोर को साफ किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिंग्स बना करके ये दिखाया गया है कि जो भी लोग ट्रेन के अंदर आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि दिल्ली से 15 शहरों के लिए पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएंगी, लेकिन रेलवे की परेशानी ट्रेनों को चलाने की नहीं, बल्कि ट्रेनें चलने के बाद भीड़ पर काबू पाने की है। इसीलिए गृह मंत्रालय ने भी ट्रेनें चलाने से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। भीड़ को काबू में रखने के लिए फैसला लिया गया कि रेलवे स्टेशनों पर केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही आने दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी यात्री को स्टेशन पर आने की इजाजत नहीं होगी। इतना ही नहीं, गाइडलाइन के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर ही यात्रियों की मेडिकल जांच का इंतजाम किया जाएगा। सेहत ठीक होने पर ही यात्रियों को ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। किसी भी स्टेशन पर टिकट नहीं मिलेगी। टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन ही खरीदी जा सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि रेलवे स्टेशनों पर टिकट के लिए लोगों की भीड़ जमा न हो। रेलवे स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसीलिए जिन 15 शहरों तक ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है, उन शहरों में रेलवे स्टेशनों पर हलचल बढ़ गई। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर केमिकल का छिड़काव और साफ सफाई का काम शुरू हो गया। 50 दिनों तक बंद रहने के बाद अब रेल सेवाएं शुरू हो रही हैं। ये हावड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी रेलवे कर्मचारी जो हैं वो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। RPF के अधिकारी लोगों के आने जाने का ऐसा इंतजाम करने में लगे हैं जिससे स्टेशन पर भीड़ न जुट सके। RPF और JRP दोनों का बंदोबस्त यहाँ पे रहेगा और कोई असुविधा नहीं होगी पैसेंजर्स को भी, और प्रॉपरली स्क्रीन करके और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने के बाद ही जो है हम उनको अलाउ करेंगे ट्रेन में बोर्ड करने। ऐसा ही हाल मुंबई का भी है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन के चप्पे चप्पे पर केमिकल से छिड़काव किया जा रहा है और छोटी छोटी गाड़ियों से फर्श की सफाई की जा रही है। साफ सफाई शुरू हो गई। मुंबई सेंट्रल का स्टेशन है जहां पर जिस तरीके से 12 मई से ट्रेनें शुरू होंगी उसके पहले साफ सफाई का काम शुरू हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल गुजरात के अहमदाबाद में है। साबरमती स्टेशन के हर कोने पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन अभी जो ट्रेनें चलाई जाएंगी उनमें कोई जनरल बोगी नहीं होगी, यानी केवल रिजर्वेशन कराने के बाद ही ट्रेन में सफर किया जा सकता है। रेलवे ने साफ किया है कि इन ट्रेनों में केवल AC फर्स्ट, AC सेकंड और AC थर्ड श्रेणी में ही सफर का विकल्प होगा। यानी ये सभी केवल राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें होंगी जिनमें बैठकर या बिना AC के सफर करने का विकल्प नहीं होगा। IRCTC की वेबसाइट से केवल 7 दिन पहले ही बुकिंग कराई जा सकती है। 7 दिन से ज्यादा की एडवांस बुकिंग भी नहीं हो पाएगी।
यात्रियों को खाने और पीने का सामान साथ लेकर जाना होगा, क्योंकि ट्रेन में खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। इसके अलावा यात्रियों को ट्रेन में कोई चद्दर या कंबल भी नहीं मिलेगा, वो भी यात्रियों को लेकर ही ट्रेन में जाना होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के उत्साह और साथ की बदौलत देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतेगा। उन्होंने राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर भी विचार करने का भरोसा दिया। साथ ही ये भी कहा कि जो मुख्यमंत्री अपनी पूरी बात नहीं रख पाए हों, वो अपना सुझाव 15 मई तक भेज सकते हैं। 5 घंटे से भी ज्यादा चली बैठक में प्रधानमंत्री ने 17 मई तक जारी लॉकडाउन के बाद की व्यवस्था पर भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। पीएम ने कहा कि कोरोना के बाद एक नई जीवन शैली विकसित होगी और जीने का नया मंत्र जन से लेकर जग तक होगा, यानी व्यक्ति से लेकर संपूर्ण मानवता तक। साथ ही उन्होंने गांवों को कोरोना मुक्त रखने के लिए सभी से प्रयास करने की अपील की। इस बैठक में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब समेत कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को 17 मई के बाद भी बढ़ाने का सुझाव दिया है, जबकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि रेल सेवा की भी शुरुआत नहीं होनी चाहिए थी। नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी से लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की।